नमस्कार फरीदाबाद, हम पहुंचे हैं सेक्टर 11 और कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप यहाँ पर आ चुके हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय पर यहाँ पर, और जबरदस्त इनको पूरा समर्थन दिया जा रहा है और लोगों में उत्साह और भीड़ देख सकते हैं आप। फूल माला से चौधरी महेंद्र प्रताप का देखिए फरीदाबाद आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हरेंद्र भाटी फूल मालाओं से सम्मानित करते हुए चौधरी महेंद्र प्रताप का स्वागत करते हुए देख सकते हैं लोगों में उत्साह, भारी भीड़, जगह जगह जोरदार स्वागत किए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप, ऐसा लग रहा है कि लोग उनको दिल चाह रहे थे और इस बार जो जीत उनकी सुनिश्चित देख रहे हैं लोगों। देख सकते हैं फरीदाबाद चौधरी महेंद्र प्रताप पहुंच चुके हैं सेक्टर। यहाँ पर विधायक नीरज शर्मा, श्रीमती शारदा राठौर, पूर्व विधायक संसद सचिव शारदा राठौर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। योगेश गौड़ जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बलजीत कौशिक यहाँ पर हैं और डॉक्टर ब्रह्मदत्त, पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर ब्रह्मदत्त भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। परवेश मेहता जी यहाँ पर हैं। अमन गोयल यहाँ पर हैं, आम आदमी पार्टी के व्यापारी प्रकोष्ठ के नेता। रिंकू सिलानी यहाँ पर हैं, देख सकते हैं तमाम बीजेपी, कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर हैं। एक बार स्वागत। संतोष यादव हमारी पार्टी के प्रवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष यहाँ पर हैं। और तमाम पीछे एक बार पीछे भी दिखा दें एक बार कितनी भीड़ यहाँ पर है, लोग मौजूद हैं। बोलेंगे संबोधन हो जाए उसके बाद में जरूर करेंगे। तो देखिए जिस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से जो है तमाम साथी यहाँ पर, तमाम लोग हैं यहाँ पर। साथ एक बार यहाँ पे लाइव तस्वीर हम आ रहे हैं। राहुल गांधी गठबंधन हमारे बीच में जी
सर का नाम हराकर उनकी और सभी लोगों से अपील है कि सभी लोग एकजुट होकर बूथ बूथ गांव-गांव कॉलोनी कॉलोनी जाकर अपने मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़े और जिन्होंने 10 लाख 12 लाख पार का नारा दिया है उनकी जमानत जब्त करा के उनको सबक सिखाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। आगर सम्मान के योग महेंद्र प्रताप जी आज हमारे बीच में साटा राठौर जी, सारे मंत्रीगण, मेरे साथी माताओं बहनों और सबको बड़ी खुशी हुई है इस बात की कि महेंद्र प्रताप जी ने जो टिकट दिया है राजीव गांधी ने ऐसे आदमी को टिकट दिया है कि जिसको दुनिया मानती है। महेंद्र प्रताप जी पहले भी मंत्री रहे हैं, लोगों को काम भी किया है उन्होंने और करने वाले आज हैं, कार्यकर्ता तगड़े हैं ये, इनका हम साथ देंगे और फरीदाबाद में आने पर हम उनका स्वागत करते हैं। महेंद्र प्रताप जी एक होनहार, एक होनेस्ट आदमी है, इनकी कभी नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं, उनका साथ देंगे, तन मन धन से साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार मीडिया के साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ 2 मिनट में जो भी हमारे मेन सम्मानित सदस्य हैं एक बार वो बोल लें, उसके बाद जो भी आपके सवाल जवाब होंगे माननीय मोदी जी के खिलाफ जो है हमारे जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं वो अपने वक्तव्य रखेंगे। माननीय चौधरी महेंद्र प्रताप जी, मैं आपको बता दूं हमारे बीच में हमारी पार्टी से ठाकुर जी, सतीश चंदीला जी, सत्य प्रकाश जी, इकबाल भाई, राजा भैया जी, संतोष यादव जी, राम गौड़, चंद्रपाल जी, रिंकू सिलानी जी, विनय यादव, देवराज गौड़, दिनेश भारद्वाज जी, रवि डागर जी, हरजिंदर मेहंदी रत्ता, सचिन चौधरी, सुदेश राणा, विजय गोदाना जी, विजेंद्र भामला जी, मुनिकांत मिश्रा जी, धर्मेंद्र जी, जय शर्मा, मनोहर बिरवानी, एसके बंसल जी, नरेंद्र सरोवर जी, कुलदीप चावला जी और जिनके नाम रह गए हो मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। परमजीत कौर जी, गोपाल कश्यप जी, रतन जगबीर, रवि डागर जी, भामला जी, अमन गोयल, संतोष यादव जी, मेहता जी। मैं अब अगले औरंगाबाद से आई हुई सभी सरदारी का मैं अब हमारे बीच मेहता जी अपने वक्तव्य रखेंगे। आदर और सम्मान के योग आज के मुख्य अतिथि कहूं या पिछले 10 दिन से लगातार इंतजार कर रहे, मैंने तो कहा कल भाई जी ने मिले कि मेरा 5 किलो खून सूख चुका है, रोज कब टिकट मिलेगी, कब टिकट मिलेगी, कब टिकट मिलेगी। ये पहली बार सुना होगा आपने, पहली बार कि टिकट अभी नहीं मिली, लेकिन गली गली में चर्चा थी कि महेंद्र प्रताप को टिकट मिल गई तो वो किशन पाल को ढूंढ चुका। गली गली में, किसी गली में भी चले जाना, नहर पार के गाँव में चले जाना। आज मैंने पलवल के अंदर कैंप पे 25,000 पंजाबी कैंप के मैंने बात करी, मेरे रिश्तेदार है वो कह रहे 80% वोट हम कांग्रेस को देंगे, इंडिया गठबंधन को देंगे, महेंद्र प्रताप ये स्थिति आज आ चुकी है। दोस्तों समय बहुत कम है, आज हम सुनेंगे। मेरा तो एक ही निवेदन है आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता कि भाई एक व्यक्ति 50 घर पकड़ ले, ज्यादा नहीं, वो 50 घरों को जीत के आए। इलेक्शन आपका है, इलेक्शन आपका है, घर नहीं बैठना। इस जीत से आप ये देखना देश का भविष्य एक उज्जवल भविष्य बनेगा। जो हालात आज मैं नहीं कहना चाहता गली गली में क्या करें, मंगलसूत्र नहीं, बुखला चुके हैं। किसी भी देश का प्रधानमंत्री इस तरह के भाषण देता है, बड़ी शर्म आ रही थी मुझे टीवी पे सुनते हुए। इसलिए इस देश की इस राजनीति को, इस बीजेपी की राजनीति को मैं 27 साल बीजेपी में काट के आया हूं, लेकिन जब 14 के अंदर बीजेपी की हालात खराब हो गए, बीजेपी के वो नेता जिनको लोग पूछते थे अडवाणी, जब उनकी मिट्टी कुट गई तो मैंने रिजाइन दे दिया, पार्टी को छोड़ के आ गया। इसलिए दोस्तों मैं आज बता रहा हूं, ये जीत फरीदाबाद की जीत पूरे हरियाणा की जीत होगी। कार्यकर्ता सोना नहीं,
समय आपको सोना नहीं, मैं 70 साल की उम्र में 1 मिनट भी आराम नहीं करूंगा जब तक अपने बड़े भाई को जिताना। 1 मिनट भी आराम नहीं करूंगा। और मेरा सबसे यही निवेदन है, एक बात और कहना चाहता हूं कि भाई 5 मई मेरा जन्मदिन है, मैं बड़ी धूमधाम से मना रहा हूं। इसलिए मेरा निवेदन है जिन कार्यकर्ताओं को, सबको मेरे घर पर आना है, सबको फोन करूंगा, सबको व्हाट्सएप करूंगा, सबने आना है और मेरे बड़े भाई को जिताना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। हमारे बीच शारदा राठौर जी पूर्व विधायक रही है, नीरज शर्मा जी विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से, योगेश गौड़ जी बाबू जी अब आएंगे, 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। कार्यकर्ताओं में भारी मैं तो ऐसी बात करूंगा। हमारे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चौधरी महेंद्र प्रताप जी, जो आपके जिले की 3 बार कैबिनेट मंत्री रहकर सेवा कर चुके हैं, जो ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत के प्रतीक रहे हैं चौधरी महेंद्र प्रताप जी, उनको कांग्रेस पार्टी ने आपका प्रत्याशी बनाया है। एक बहुत बड़े हमारे संसदीय क्षेत्र के लिए सम्मान की बात है कि ऐसे योग्य, मजबूत, सशक्त उम्मीदवार को, नेता को हमारे बीच में से लाकर पार्टी का इन्होंने एक जिम्मेदारी दी है, लोकसभा सीट जीत के लाके आपका सामने रखने की। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के जो पुराने भाषण है 2014 के, उनका कोई आदमी आए, कल को यही घूमता फिरता आ जाए किशन पाल जी, उनसे ये पूछना कि भाई इन्होंने वायदा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, वो कहाँ गई? 15 लाख हर एक के खाते में जाएंगे। मैं भी अपनी पासबुक उसी दिन से लेके बैठा हूँ, मेरे खाते में तो 15 रुपए भी नहीं आए भाई। तो इनके जितने झूठे वायदे थे, महंगाई खत्म करेंगे, हर चीज के रेट इतने ज्यादा हो चुके हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार भी आज परेशानी के सबब से गुजर रहा है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, यहाँ आम आदमी पार्टी के इतने कार्यकर्ता हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, हमारे विजय भाई है, विधायक जी है, शारदा जी है, सभी साथी हैं, नाम तो इन सबके साथ आपके आशीर्वाद से हम ये सीट निकाल कर आ रहे हैं। जय भारत, जय इंडिया। अब हमारे बीच में बहन शारदा राठौर जी अपने वक्तव्य रखेंगे। और एक चीज और बता दें कि लोकसभा की बात हो रही है, आपको पता है कि इस लोकसभा के अंदर हम मेट्रो की लड़ाई लड़ रहे हैं और पिछले कार्यकाल के अंदर मेट्रो बल्लभगढ़ तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान रहा था बहन जी का। और इसके लिए आपको बताना चाहेंगे कि इस 10 साल के अंदर यहाँ से लेकर गुड़गांव तक मेट्रो केंद्रीय मंत्री जी हर बार गोली देते रहे हैं, शायद वो गोली देते रहेंगे, शायद वो कौन सा चूरन है गोली बना के उन्होंने पॉकेट में रखा है। तो उसके लिए आपको पता है कि हम संघर्षरत है, लड़ाई जारी है। ऐसे नीरज भाई भी बहुत लड़ाई कर रहे हैं, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि मेट्रो आनी चाहिए पूरे फरीदाबाद के लिए। लेकिन 10 साल के अंदर इस बाटा चौक पे बैठे हुए हैं हम, एक ईंट का रोड़ा नहीं लगा है। और बाकी अब मैं बड़ी बहन से कहूंगा एक बार बात है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत ही आदरणीय हमारे सर्वमान्य नेता, सबके लोकप्रिय प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के चौधरी महेंद्र प्रताप जी, हमारे जिले से कांग्रेस के एकमात्र विधायक हैं भाई नीरज शर्मा जी, मेरे छोटे भाई जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी हरिंदर भाटी जी, इनकी पूरी टीम, अपना रोहतास जी, परवेश मेहता जी, संतोष जी, नरेश जी, अमन जी,
महिलाएं हमारे पद्मश्री बाबूजी ब्रह्मदत्त भाटी जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता योगेश शर्मा जी, योगेश गौड़ जी, हमारे बल्लभगढ़ के सीनियर नेता विजय अरोड़ा जी, और सभी सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन के सभी महानुभाव, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, 2024 का ये चुनाव इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, प्रजातांत्रिक प्रणाली के लिए, इस देश की जनता के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। जैसे हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और इस देश को आजाद कराया था, आज हमें फिर से उसी जज्बे के साथ देश को कमजोर करने वाली, लोकतंत्र की हत्या करने वाली ताकतों से मुकाबला करना है। जब हमारा वजूद रहेगा तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा। ये तो आपस में भाईचारा खत्म करके, अमन चैन भंग करके, डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की पॉलिसी को अपना के सत्ता में बने रहना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान को बदलना है। धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ करके ये तानाशाही चलाना चाहते हैं, चला रहे हैं, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब जनता समझ चुकी है, लेकिन अभी भी हमारे बहुत सारे भोले भाले ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप देखते हैं, उल्टी सीधी बातें इनकी पढ़ते हैं और दिमाग में बिठा लेते हैं। उस गंदगी को दूर करने के लिए, लोगों को सच्चाई बताने के लिए एक एक व्यक्ति को चौधरी महेंद्र प्रताप बन के चुनाव लड़ना पड़ेगा, तभी हम चुनाव जीतेंगे। मैं तो अब ये कहना चाहती हूँ कि एक तो हरिंदर भाई अपने सारे कार्यकर्ताओं को, सारे नेताओं को जिन्होंने फील्ड में जाना है, उन्हें मुद्दे बताएं, हम टॉकिंग पॉइंट्स बताएं कि किन किन मुद्दों पे हमें बात करनी है, क्योंकि ये तो मंगल सूत्र में उलझ गए हैं और जनता को भी उसमें उलझाना चाहते हैं। लेकिन हमें लड़ाई जनता की लड़नी है और जनता को ये बताना है कि आपके मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप बहकावे में मत आइए। राजधर्म ये कहता है कि प्रजातंत्र में प्रजा की बात रख के चुनाव लड़ना है। जब प्रजा की ही बात नहीं है तो कैसा प्रजातंत्र है? ये तो तानाशाही है। तो हमें एक एक व्यक्ति को, जो भोले भाले हैं, उनको समझाने की जरूरत है कि ये चुनाव हम आपके मुद्दों पर लड़ रहे हैं। महंगाई पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम बेरोजगारी पर चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर है तो कहीं हरियाणा में 37%। सबसे ज्यादा अगर अपराध कहीं बढ़ा है तो हरियाणा में अपराध में नंबर 1। कहीं भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार में भी हरियाणा नंबर 1 है। कहीं नगर निगम घोटाला हो रहा है, कहीं शराब घोटाला हो रहा है, कहीं माइन घोटाला हो रहा है, कहीं दवाई घोटाला हो रहा है, कहीं खाद घोटाला हो रहा है, कहीं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में घोटाला हो रहा है, कहीं पेपर लीक घोटाला हो रहा है। तो ये घोटाले बताने पड़ेंगे और लिख कर दीजिए सबको, कार्यकर्ताओं को, कि ये बताएं और घर घर इनको छपवा के बंटवाएं भी कि ये इनकी कारगुजारियां हैं। हरियाणा में इन 10 सालों में 5 बार लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, चाहे वो किसी जातीय मुद्दे पर हुए, चाहे वो किसी आजकल चल रहे धर्म के ठेकेदार इनके नाम पर हुए, चाहे वो किसी और आंदोलन के नाम पर हुए। 4-5 बार
लोगों की जानें गई हैं। और वो किसकी जिम्मेदारी थी? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की थी, लेकिन इनका खुफिया तंत्र बिल्कुल फेल, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार कमाने में लगी हुई है। इनको तो लगता है जितना लूटा जा सकता है लूट लीजिए। तो ये जो सरकार है, ये देश के लिए, हम सबके लिए बहुत खतरनाक है। ये जनता को बताने की जरूरत है। अपने फरीदाबाद की मैं बात करूं तो फरीदाबाद में हमारे महाशय जी कहते फिर रहे हैं, 10 साल से कह रहे ये मझावली का पुल बना रहे, मझावली का पुल बना रहे, लेकिन अपनी जमीनें खरीदते रहे पुल के आसपास। वो पुल बनने नहीं दिया, जानबूझ के पूरा नहीं होने दिया कि अपनी जमीनें खरीद लें, जब जमीनें पूरी हो जाएंगी तो तब पुल का निर्माण होना चाहिए। वो जमीनें खरीदते खरीदते इतनी देर हो गई कि चुनाव आ गया, पुल का निर्माण कंप्लीट नहीं हुआ। नाहर सिंह स्टेडियम अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहा है। यहाँ कांग्रेस के टाइम में अंतरराष्ट्रीय मैच हुआ करते थे और आज उसकी हालत देख लीजिए क्या हालत हो रही है। IMTI हम लेकर आए, हम IMT लेकर आए, अमूल यूनिट लेकर आए, मदर यूनिट लेकर आए, लेकिन 10 साल में एक भी मदर यूनिट ये लोग लेकर नहीं आए, बल्कि 10 साल में जो बाटा कंपनी थी वो जरूर बंद हो गई इनकी सरकार आती। और अब इन्होंने खरीद भी ली है, उसमें प्लॉटिंग करेंगे, अब उसमें प्लॉटिंग करेंगे। कहीं भी चले जाओ हर जगह इनकी प्लॉटिंग चल रही है। मिलन और अमोलिक दोनों ने ही पूरे फरीदाबाद पे कब्जा कर लिया। तो क्या आपने चुना था इस चीज के लिए इनको? क्या जनता ने इनको इस चीज के लिए चुना था कि अपने होटल पे होटल बनाए जाओ, अस्पताल पे अस्पताल, स्कूल पे स्कूल, शॉपिंग मॉल, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, कॉलोनीज और विदेशों में जा जाकर भी जमीनें खरीदो? क्या इसके लिए आपने चुना था? इन 10 सालों में इनकी कहां से ऐसी कमाई हो रही है? कौन सा पेड़ है जिसपे नोट चढ़ रहे हैं? ये आपकी और हमारी जेब का पैसा है। नगर निगम में जो घोटाला हुआ उसमें जो ठेकेदार थे इनके अपने थे। इनकी बहन बेटियों की शादियों में वो आगे बैठे तिलक कर रहे हैं, साथ में बैठे हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए बहन बेटियां सबकी बराबर होती हैं, लेकिन क्या मतलब है जो इनकी इस तरह इतनी नजदीकी वो जो कल्पिट है, जो उसमें एक्यूज्ड हैं, वो इनके घर के लोग बने बैठे हुए हैं। केजरीवाल जी का तो कोई कसूर था या नहीं था, उनको तो आपने जेल में डाल दिया। और आपके जो 200 करोड़ के घोटाले यहाँ हो रहे हैं, जो हजारों करोड़ का था, 2 बार आपने रिकॉर्ड रूम में आग लगा दी, तो उसके लिए कोई अंदर नहीं जाएगा। और ठेकेदार भी सारे बाहर हैं। अभी हमारे भाई ने कहा कि हम भेज देंगे, और भेजना चाहिए। ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए और जनता साथ देगी तो जांच मुझे लगता है कि अवश्य होगी और ऐसे लोगों को जरूर सजा मिलेगी, जरूर सजा मिलेगी ऐसे लोगों को। तो आप इन मुद्दों को जनता तक ले जाइए, क्योंकि अब इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। ना ये भ्रष्टाचार पे बात कर रहे, ना किसान पे बात कर रहे। किसान भी खून के आंसू रो रहा है। हमारी बहन बेटियां जो खिलाड़ी मेडल ले लेके आए इस देश के लिए, उनको घसीट घसीट के थानों में ले जाया गया। ये महिलाओं की इज्जत है इन लोगों की नजरों में। हमारे किसान धरना देते रहे, साल भर तक कई सौ किसान मर गए, लेकिन इनको बिल्कुल भी लिहाज नहीं आया। आज 12 घंटे जो हमारा मजदूर है वो 12 घंटे की ड्यूटी करता है। हमारे समय में 8 घंटे की होती थी और 12 घंटे में मात्र 8,000 रुपए मिलते हैं। हेल्पर को साइन ज्यादा पे करवा लेते हैं। इन्होंने कोई आवाज उठाई? इनको इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। इंडस्ट्रीज छोटी छोटी GST की मार से, इनकी कॉम्प्लिकेशन से बैठ गई हैं। प्रॉपर्टी ID, फैमिली ID में सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए जा रहे हैं और पैसे ले लेकर भी काम नहीं होते। धक्के खा खा के लोग घरों में बैठ जाते हैं। ये इनका हाल है। बिजली बोर्ड चले जाओ, नगर निगम चले जाओ, थाने में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, बिना पैसे के कोई काम होता ही नहीं है। कोई काम बिना पैसे के नहीं होता। नहर पार जो इन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया है पूरा, नहर पार सीवर लाइन नहीं है। सीवर लाइन के बड़े बड़े पाइप पड़े हुए हैं नहर के साथ साथ, बिजली भी नहीं है।
इनकी सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, कहते डबल इंजन की, अरे यूपी को मिला ले तो ट्रिपल इंजन की बन रही है। यूपी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी थी वो पाइप डालने की सीवर लाइन से, हमारे नेताजी परमिशन नहीं ले पाए, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बताइए सर। 10 सालों में सीवर लाइन डालने की परमिशन नहीं ले पाए। अरे आपने ही कॉलोनियां काटी हैं, आप ही बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हो, आप ही स्कूल प्राइवेट बना रहे हो, हॉस्पिटल बना रहे हो, आप ही शॉपिंग मॉल बना रहे हो। कम से कम जनता का नहीं तो अपनी प्रॉपर्टी का ही सोच लो, उसके लिए ही परमिशन ले लो। लेकिन यूपी गवर्नमेंट से इन लोगों ने परमिशन नहीं दी, क्योंकि फुर्सत ही नहीं है परमिशन लेने की। यहाँ तो सिर्फ डीलर बन के रह गए हैं भाजपा के नेता। तो भैया इन डीलरों को बेनकाब करना, इन डीलरों को बताओ जनता में जाके कि आपने किस बात के लिए चुना था और ये कहां से कहां पहुंच गए हैं, कहां से कहां इनकी प्रॉपर्टी पहुंच गई है। इन पे ईडी क्यों नहीं छापे मार रही, इन पे इनकम टैक्स क्यों नहीं आ रही है। लेकिन आएगी नहीं, वो आएगी तभी जब आप सत्ता का परिवर्तन करेंगे, जब आप इनको बदलेंगे, जब आपकी अपनी इंडिया गठबंधन की 36 बिरादरी की, हर धर्म की, हर जात की, हर भाषा की, हर संप्रदाय की, हर वर्ग की सरकार बनेगी, तब इन पर ये कार्रवाई होगी। तो आप अपने हकों के लिए टॉकिंग पॉइंट्स बनाइए। बातें बहुत है, लंबा हो जाएगा भाषण, लेकिन अभी बड़ी बड़ी रैलियों में हम बोलेंगे और टॉकिंग पॉइंट्स भी हम देंगे अपने वर्करों को कि इन इन मुद्दों पे बात करो और आए ये वोट मांगने, ये सवाल करो, सवाल भी करो इनसे, क्योंकि इनके पास तो कुछ है नहीं, इनके पास तो खोखली बातें हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं मुद्दों से भटकाने वाली, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उन बातों पे जनता को उलझाना चाहते हैं, वो अपनी बात करेंगे, आप अपने सवाल इन लोगों से करो। और अभी एक भाई ने कहा कि इनका इतना हौसला तोड़ दो कि आने वाली 25 मई को हर बूथ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की लाइन लगी हो और हर हाथ का बटन कांग्रेस के हाथ के निशान पर डले और इंडिया गठबंधन लड़े और भारत की जीत हो। इंडिया गठबंधन की जीत भारत मां की जीत होगी, क्योंकि आज भारत माता की एकता, अखंडता, अस्मिता की जीत की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि बड़े प्लान के साथ, बड़ी स्ट्रेटेजी बना के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लड़े। इस चुनाव को विधानसभा के चुनाव की तरह और नगर निगम के चुनाव की तरह लड़ेंगे, तभी हम ये चुनाव जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात कहूंगी, लड़ेगा इंडिया और आप कहोगे जीतेगा भारत। लड़ेगा इंडिया, जीतेगा भारत। लड़ेगा इंडिया, जीतेगा भारत। लड़ेगा इंडिया, जीतेगा भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। अब हमारे बीच शहर के अंशकारी बाबा, वो माननीय महेंद्र प्रताप जी को अपना समर्थन देने के लिए, और आपको पता है कि पूरे शहर के अंदर बार बार अरेस्ट कर लिया जाता है बाबा को, सिर्फ इसलिए कि सत्ता के खिलाफ बोलते हैं। और पूरे सत्ता के खिलाफ बोलने के लिए अभी भी इन्हें घर पे सुबह हो शाम हो अरेस्ट करके बैठाए रखते हैं। तो दो मिनट में अपनी बात रखेंगे बाबा। भारत माता की, भारत माता की। परम आदरणीय शहर के भीष्म पितामह, पद्म श्री से अवार्डी डॉक्टर ब्रह्मदत्त जी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय महेंद्र प्रताप जी और परम प्रिय हरेंद्र भाटी, जो अपना बच्चा भी है, मेहता साहब, नीरज जी और तमाम गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं, यादव साहब, तमाम नाम लूंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, सभी को समय चाहिए। मैं तो सोच रहा था कि बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। भ्रष्ट भाजपा गुजराती माफिया लुटेरी गैंग से अगर इस शहर को छुटकारा दिलवाना है तो एक एक शख्स को, बच्चे को, एक
नारी को, एक एक महिला को, एक एक बहन को, एक एक बुजुर्ग को महेंद्र प्रताप बनके गली गली में निकलना होगा। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है कि भ्रष्ट भाजपा गुजराती लुटेरी गैंग को इस शहर से बाहर करें और शहर से ही नहीं इस देश से भी बाहर करें। ये कहते हैं बुलबुल पर बैठकर सैर करी थी, तो हम कह रहे हैं कि अब की बार अंडमान निकोबार इनको भेजना है, यहाँ नहीं छोड़ना है, नहीं तो हम गुलाम हो जाएंगे। हमें गुलामी बर्दाश्त नहीं है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अब हमारे बीच एनआईटी से विधायक, क्योंकि समय का बहुत अभाव था, बहुत क्षमा चाहता हूं भाई नीरज भाई। आदर मान सम्मान के योग्य यहाँ उपस्थित हम सबके चहेते हमारे इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार बाबूजी चौधरी महेंद्र प्रताप जी, नाम भाई शारदा बहन जी बोल गई हैं सबके। नरेश बाबू ने समय की वैसी बाध्यता बताई है। सम्मानित मंच और साथियों, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु और हमारे समस्त कार्यकर्ता साथी, देखो राधे श्याम रामायण के अंदर जब रावण हनुमान जी का संवाद था ना, तो 2 लाइनें हैं। जो चढ़ा आकाश पे एक दिन गिरा है गार में, सच बता किसका रहा है बल सदा संसार। क्योंकि ये तो रावण की तरह इंकारी हो गए। मुद्दे तो सारे शारदा जी कह गई। अब की बार 10 लाख पार। सबसे पहला घमंड तो यहाँ तोड़ दो। जोन सा कहना अब की बार 10 लाख पार। बोल घर घर की शर्त लगा ले, 10 लाख पार तो छोड़। कृष्णपाल 10 लाख वोट ले जाए, हम शहर में रहना छोड़ दें। 10 लाख पार तो छोड़ो, 10 लाख का आंकड़ा भी पार ये भ्रष्ट भाजपा सरकार कर ले, हम ये फरीदाबाद छोड़ के चले जाएंगे। ये बसंतों में दूसरा साथियों, आज मैं पहली बार आया इस दफ्तर में। नरेश भाई कह रहा बाटा चौक आ जाना। हमारी कितनी बड़ी पहचान थी। नमक हो टाटा का, जूता हो बाटा का। हमसे हमारी पहचान छीन ली। बाटा कंपनी की जमीन कांग्रेस पार्टी ने बिना पैसों के दी थी। और किस लिए दी थी? कि यहां रोजगार लगे, हमारे लोगों को रोजगार मिले। और मैं दावे से कह सकता हूं, यहाँ जितने आदमी बैठे हैं, चाहे हमारे पत्रकार छायाकार बंधु भी हैं, किसी का ऐसा रिश्ते नातेदार नहीं होगा कि जो बाटा से रिलेटेड ना रहा हो। क्या बाटा के मजदूरों का इंसाफ हो गया? अरे कोई और खरीद लेता तो इतना कम नहीं होता। रक्षक ही हमारा रक्षक बन गया। ध्यान देते, मदर यूनिट कैसे लगाऊं? जमीन महंगी हो गई। अरे जमीन तो तुम महंगी कर रहे हो। 12 एकड़ जमीन 156 करोड़ में खरीद रहे हो, और कितने में बेचोगे? राम जी की कसम खा के बता दो। सरकार चाहती केंद्र में भी मंत्री हो, यहाँ भी सरकार हो। बाबूजी भी इंडस्ट्री मिनिस्टर लगे हैं, बाबूजी हमारे लेबर मिनिस्टर रहे। उस समय भी ऐसे ऐसे पूंजीपति प्रपोजल देते थे। यहाँ पर जो भी जमीनों के प्लॉट सरकार ने बिना पैसों के दिए, उनमें एक शर्त थी कि आप जब भी जमीन ट्रांसफर करोगे सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। आप भारत सरकार में मंत्री थे, हरियाणा में सरकार थी, आपका फर्ज तो ये बनता था, जिस दिन बाटा का इश्तिहार आया था उस दिन बाटा के एमडी को फोन करते कि भाई ये डीलरी के लिए कंपनी नहीं दी तुम्हें, लोगों के रोजगार के लिए दी है।
तुम्हारे बस की नहीं है कंपनी चलाना, सरकार प्लॉट रिज्यूम कर लेगी। गरीब का तो 100 गज का प्लॉट भी रिज्यूम हो जाएगा। क्या बाटा फैक्ट्री रिज्यूम नहीं हो सकती थी? नहीं था बाटा वालों के बस की चलाना, आपके बस की नहीं था रिज्यूम करना, वहां के मजदूरों के हवाले कर देते, कुछ को तो रोजगार मिलता। शहर के अंदर 3 चीज चाहिए होती हैं, जल थल वायु। हमारा शहर कहीं पर 1 नंबर में रहा तो प्रदूषण के अंदर जल प्रदूषित, सड़कें गड्ढे वाली, और वायु की तो आप कहो मत। पूरे हिंदुस्तान में सबसे प्रदूषित शहर का तमगा हमें मिला। बात चली मेट्रो की, 1 इंच मेट्रो नहीं बढ़ी। और ये भाई 200 करोड़ का घोटाला नहीं है, 200 करोड़ के तो मेरे पास सिर्फ कागज थे, जिसमें से 184 करोड़ का सीएजी ने पैरा बनाया है। सीएजी ना मेरी है ना कांग्रेस पार्टी की है, भारत सरकार की संस्था है। नगर निगम का इनके भ्रष्ट भाजपा सरकार में 30,000 करोड़ रुपया आया कम से कम। 200 करोड़ के तो मैंने कागज दिए। ये घोटाला कम से कम 4,000 करोड़ का। स्मार्ट सिटी का 1,000 करोड़ का घोटाला। अरे हमारी हार्डवेयर चौक स्मार्ट नहीं बन सकती थी, मेरा सचिन शर्मा बच्चा शहीद हो गया। स्मार्ट सिटी के नाम पे भी घपला किया तो क्या किया, अपने घर की 60-60 करोड़ की सड़कें बना ली। भाई यहीं के मुद्दे बहुत हैं, बिल्कुल कतई हरियाणा में मत बढ़ो, कोई देश परदेश की बात मत करो, सिर्फ 10 सवाल पूछो, 10 साल में हमारे शहर को क्या मिला। और जो इनको वोट देने की सोच रहा है उससे ईमानदारी से पूछना। यहाँ जितने लोग बैठे मैं ये भी दावा कर सकता हूँ 75% ने 14 और 19 में इनको वोट दिया होगा। क्या वोट लीडर के लिए दिया था कि डीलर के लिए दिया था? अपनी आत्मा पे हाथ रख के बताना। वोट हमने दिया था कि कोई लीडर बने, हमारा नेतृत्व करे, हमारी बात पहुंचाए। परमात्मा की दुआ से भारत सरकार में मंत्री भी बन गए। हमने तो जब से होश संभाला फरीदाबाद से पहली बार किसी सांसद को मंत्री बनते देखा, बहुत खुशी हुई थी हमें। हम भी गए थे दिल्ली बधाई देने के लिए, पर हमारा लीडर क्या बन गया, डीलर बन के रह गया। बहन जी ने सारी बात बताई। पानी के हालात देख लो, राजस्थान में पाइप जा सकते हैं, यहाँ नहीं आ सकते। ये संतोष भाई बैठा हमारा 1986 का, और साथी बैठे, राजा भैया बैठे, भाई हरजिंदर बैठा, नरेश तो हमारा पड़ोसी है। हमारे यहाँ 100 मीटर का मुद्दा है, और ये मैं बहुत गंभीरता से बात कह रहा हूँ आप सबको। वो 100 मीटर के ऊपर हाई कोर्ट की स्टे थी। मैं राजनाथ जी से मिलके आया, विपक्ष का विधायक था। आप भी समझ सकते हैं कि विपक्ष के विधायक के लिए देश के रक्षा मंत्री से मिलना कितना कठिन होता है। वो तो झारखंड सीएम का ओएसडी था, वहां उनकी ससुराल थी, वहां हमने किसी से बात करी, हमें समय मिला, अपॉइंटमेंट मिला, हमने 2 मसले हल कराए, विधानसभा में आवाज उठाई। मैं ये नहीं कहता हमारे शहर का काम हुआ कि नहीं हुआ, लाखों की आबादी रहती है, इधर तिलपत में भी रहती है, महाभारत कालीन गांव है। इनके पास 10 साल के अंदर 10 मिनट का समय नहीं था कि ये एक बार रक्षा मंत्री जी के पास जाके कोई ऑफिशियल मीटिंग कर लेते, सांसद में आवाज उठाते कि मेरे शहर के लाखों लोग परेशान हैं कि राजनाथ जी जब ये विपक्ष का विधायक 2 मुद्दे हल कर सकता है तो आप तीसरा मुद्दा क्यों नहीं हल कर सकते। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, प्रभु राम की सौगंध खा के ये बात कहता हूँ, नीरज शर्मा राजनीति छोड़ो, अपनी जिंदगी से संन्यास ले जाएगा। ये सिर्फ 10 मिनट का सबूत दे दे कि इसने 10 मिनट राजनाथ सिंह जी के साथ हमारे 100 मीटर को लेके सिर्फ चर्चा की हो, हमारा काम हुआ हो ना हुआ हो, ये हमारा भाग्य है। वो हमें कागज का टुकड़ा दिखा दे, क्योंकि मंत्री हैं ये भारत सरकार में, जुबान से भी बोलते हैं तो उसकी नोटिंग बनती है, डायरी नंबर लगता है, नीचे अफसर के पास कागज जाता है, अफसर रिपोर्ट बना के देते हैं। मैं कसम से दोबारा कह रहा हूँ, प्रभु राम जी की सौगंध है, आप सबको पता है, मैं राम कथा करता हूँ। इनको 10 साल में 10 मिनट का समय नहीं मिला, सिर्फ वोट चाहिए, वोट ले लो भैया, कोई ऊपर नीचे के मुद्दे की बात मत करो, सिर्फ अपने इलाके के मुद्दे की बात करो कि हमारे पानी का क्या रहा, हमारी जलवायु का क्या रहा, हमारी सड़कों का क्या रहा, हमारी मेट्रो का क्या रहा। अरे मेट्रो हम लेके आए प्याली चौक का रूट, पता नहीं कहां से बनवा के बैठ गए, बल्लमगढ़ से आगे 1 इंच मेट्रो नहीं बढ़ी। और ये जो हाईवे के पुलों का ये कह रहे ना, जब हमने पुल बना दिए, पुल बना दिए, पुल बना दिए, ये पुल भी भाई कांग्रेस के टाइम के हैं।
बाबा तो रहे नहीं, बाबूजी गवाए। सीपी जोशी जी आए थे, होटल में फंक्शन करके गए थे, जब के ये सारे के सारे पुल है। और शारदा जी कह रहे हैं कि सीवरेज की परमिशन नहीं मिली। परमिशन मिले कहां से? नहर पार पे सारे तो अवैध कब्जे हुए पड़े, उनका किराया कौन खाएगा? मैंने पुनः कह रहा हूँ, रक्षक भक्षक बन गए। भाई किसके मामा भांजे हैं जो पुलिस के दलालों की लिस्ट में नाम आ रहे हैं? केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार, सगे रिश्तेदार, उनको गाड़ियों में बिठा के घूम रहे हो। और पुलिस लिस्ट दे रही है कि साहब ये थाने चौकियों के दलाल हैं, आप सबने भी छापे हैं ना, और आप कोई कार्रवाई नहीं होने दे रहे। 200 करोड़ के घोटाले, आप भी सवाल पूछना पत्रकार छायाकार बंधुओं कि भैया उस सतबीरा की कंपनी से बैंकॉक कौन घूम के आया? सारे कागज लिए बैठे हैं, तो वक्त का इंतजार कर रहे थे। 1,58,000 रुपए का होटल का किराया, एक दिन का। कितने का? 1,58,000 रुपए का। 2.5 लाख की टिकटें, 50-50 हजार की चंडीगढ़ की टिकटें, चार्टर हेलीकॉप्टर, और सबकी पेमेंटें कहां से हो रही हैं? सतबीरा एंड सतबीरा कंपनी। 156 करोड़ की लेके 1500 की बेचोगे, यहाँ ईडी सीबीआई नहीं है। सतबीरा के 2000 करोड़ में ईडी सीबीआई नहीं है कि विदेश पैसा कैसे चला गया। अरे जो आदमी बैंकॉक में 1,58,000 का कमरा लेके ठहरेगा, आप खुद ही सोच सकते हो कि बाकी तो वो कितना कितना खर्च करेगा। और डॉलर कितने ले जा सकते हो जी आप? नंबर 1 में 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, और भी बहुत से मुद्दे हैं। और ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। आगे से मैं एक और विनती करूंगा, हमारे प्रत्याशी हैं, समय भी बीतेगा, प्रत्याशी का समय भी आगे बहुत कीमती होता जाएगा। आगे जो भी फंक्शन हो, हम सब इंडिया गठबंधन के साथी एक चीज का ख्याल करें कि बाबूजी जहां पर भी आए उससे पहले हम सब जो भी वक्ता कहने वाले हैं अपनी बात को रख लें। आज पहले ही मीटिंग है, इसलिए ये गुस्ताखी हो गई। आज के बाद हम सबको ये कहेंगे ये गुस्ताखी हो भी ना हो, क्योंकि जितनी ज्यादा जगह जाएंगे बाबूजी, आज बाबूजी चुनाव नहीं लड़ रहे। इस करप्शन पाल के भ्रष्टाचार से जनता इतनी दुखी है, कसम से आज चुनाव करप्शन पाल वर्सेस फरीदाबाद की जनता बन चुका है। जातियों के बंधन टूट गए, पार्टियों के बंधन टूट गए। अब बस लोग एक ही बात कह रहे हैं कि भाई इस भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला दो। बाकी तो हम टैक्स सरकार को इतना देते हैं, सुबह खाने से लेकर रात को सोने तक, अब तो हमारी सांसों पे भी टैक्स हो गया। बाबूजी 2-3 मिनट और लूंगा। सांसें, कोरोना काल में इनके घर से 500 मीटर दूर ऑक्सीजन के सिलेंडरों का जखीरा पकड़ा गया। उस समय एक ऑक्सीजन का सिलेंडर एक आदमी की जिंदगी थी। यहाँ जितने आदमी बैठे हैं, ऐसा कोई नहीं जिसने अपना परिचित न खोया हो कि हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला। नीरज शर्मा पहुंच सकता है, आप क्यों नहीं पहुंच सकते हो? आप तो 500 मीटर दूर थे, और इनाम क्या मिला? उल्टा केस आज तक नीरज शर्मा भुगत रहा है। किस चीज का? कि मैंने काला बाजारी के ऑक्सीजन के सिलेंडर पकड़वाए इन लोगों के। अभी तो साथियों बहुत चीज आएगी, हम तो क्या सवाल जवाब करेंगे जो जनता करेगी। और ये सवाल जवाब करो उन अंधभक्तों से, उन अंधभक्तों से पूछो कि भैया पानी साफ आएगा तो तुम्हारे घर में भी आएगा। सबके घर में मीठा पानी आ रहा हो, हवा शुद्ध आ रही हो, तो भाई जरूर वोट दे देना। और सड़कों में गड्ढे हो, पानी काला आ रहा हो, सीवरेज ओवरफ्लो, ये कपड़े बता रहे हैं मेरे, 2 आदमियों की मृत्यु हो गई। आपके पास समय नहीं रहा वहां जाने के लिए, लोगों का हालचाल पूछने के लिए कि सीवरेज ओवरफ्लो से कहीं आदमी मरते हुए आपने देखे हैं? इससे ज्यादा हमारे शहर के अंदर और क्या विडंबना होगी। और साथियों, आज सबको पता है हमारा संतोष तो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, खासतौर से प्राइवेट स्कूल माफियाओं के खिलाफ, प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ। हमारा रक्षक बार बार भक्षक बन रहा है, रक्षक ही प्राइवेट स्कूल खोल रहा है। अरे जब तुम खुद प्राइवेट स्कूल खोलोगे तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था दिल्ली के केजरीवाल जी की तरह कौन करेगा? कौन बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा? क्योंकि आप तो चाहोगे कि सारे बच्चे मेरे स्कूल के अंदर पढ़े। सरकारी स्कूल तो कल बंद होते हो, आज बन जाए। और साथियों, सारे के सारे अपना दिन रात लग जाओ, बाबूजी कहीं जा पाए ना जा पाए, सब समझो हम महेंद्र प्रताप हैं और भगवान ने नाम भी शॉर्टकट दिया है MP, और MP का ही चुनाव लड़ रहे हैं हम। और जिसके नाम में सब चीज समागी, बंसीवाड़ा कृपा भी करेगा। बातें और भी हैं। जय हिंद,
जय भारत राम। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भाई। हमारे बीच में भीमचंद जागर जी कर्नेरा से कृष्ण लामा जी और श्रवण महेश भाई जी मौजूद है। हमारे बीच में पद्मश्री डॉक्टर ब्रह्मदत्त जी 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। आदरणीय श्रद्धेय महेंद्र प्रताप, हालांकि उम्र में मेरे से छोटे होंगे लेकिन मैं उनसे प्रेरणा लेता रहा हूँ, इसलिए आदरणीय भी है मेरे लिए, श्रद्धेय भी। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि मैं अब राजनीति में नहीं, समाज सेवा में हूँ, लेकिन आज आपके बीच में राजनीतिक सम्मेलन में, राजनीतिक पत्रकार सम्मेलन में क्यों हाजिर हुआ हूँ, इसलिए मैं अपने को रोक नहीं पाया। मेरा परिवार का, मेरा ग्रैंडसन हरिंदर पाल का भी मुझे आग्रह था, और चौधरी महेंद्र प्रताप जी के लिए जो मेरे दिल में एक प्रेरणा देते हैं, उनसे जो उनके लिए जगह है, मैं अपने को रोक नहीं पाया और आपके बीच में आज हाजिर हूँ। समाज सेवा में जैसा भी बताया, बहुत बड़ा आदर मुझे मिला। 2011 में मुझे भारत का सर्वश्रेष्ठ समाज सेवी का अवार्ड मिला भारत सरकार से, 1 लाख रुपए उसमें होता है। 2014 में मुझे राष्ट्रपति जी से पद्मश्री मिला। 2015 में रमन सागर जी के बाद मुझे राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड मिला। इसलिए ज्यादा मेरा मन समाज सेवा में ही लगता है। मैं एक बात देख रहा हूँ, आज हर चेहरे पर मुझे रौनक नजर आ रही है, जोश नजर आ रहा है हर चेहरे पर। इतनी देर से हम लोग बैठे हुए हैं, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि हर व्यक्ति बड़े हौसले से यहाँ बैठा हुआ है, और हौसला हो क्यों ना। एक तो आपने देखा होगा, पहले चरण के चुनाव के बाद वो मोदी जो अपने को 56 इंच के छाती वाला कहता है, वैसे ये डायलॉग भी मैंने पहली बार सुना। पहलवानों को तो सुना होगा ऐसा कहते हुए, या कुछ अपने अनसोशल एलिमेंट से सुना होगा। एक प्रधानमंत्री का तो 56 इंच का दिमाग होना चाहिए, 56 इंच की छाती होनी चाहिए। क्या तुम्हें कुर्सी से कुश्ती लड़नी है क्या? उसका आपने देखा होगा, पहले चरण का जब मतदान हो गया तो 2 डेवलपमेंट्स हुई। पहली ये कि रात को कम से कम 5 साढ़े 5 घंटे भाजपा के सभी अधिक पदाधिकारियों की एक मीटिंग हुई, और उसमें ये मंथन हुआ कि अब हम क्या करें, लगता है हम हारने जा रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं। और आपने महसूस किया होगा, ये तो हमेशा सुना होगा कि जो विपक्ष में है वो बताते हैं कि पक्ष में ये गलतियां हैं, ये कमी है, इस कमियों को सुधारें। लेकिन उन्होंने पहले चरण के मतदान के बाद क्या शुरू किया है, दोहराना मैं नहीं चाहता, लेकिन एक उच्छापन की बात है, एक बहुत नीचपन की बात है। इस तरीके की कम से कम प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती, झूठों का पुलिंदा है, ऐसी बातें जिनको कहते हुए भी शर्म आती है। वो प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हम विपक्ष की बातों का जवाब नहीं दे पाएंगे, उन्होंने जो हम पर दोष लगाए उनका जवाब नहीं दे पाएंगे, हमारे पास कहने को कुछ भी नहीं है, क्या कहेंगे। इसलिए कहना क्या शुरू किया, कांग्रेस में ये गलतियां हैं, फला नेता में ये गलतियां हैं, राहुल गांधी ये कहते हैं। अरे आप नहीं जानते, राहुल गांधी आप और हम सब सौभाग्यशाली एक ऐसा व्यक्ति हमको मिला है। उसको इन्होंने कितना एक ओछापन था, एक प्रधानमंत्री दूसरे विपक्ष के नेता को पप्पू कहता है, पप्पू जी, और वो मोटे बड़ी पार्टी क्या कहते हैं, आज भी कहते हैं राहुल भैया, उनको शर्म नहीं आती। ये भाषा है। जयप्रकाश नारायण जी बहुत विपक्ष में थे और बहुत लड़े थे इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, फिर भी आपने देखा होगा उनके भाषण में ये था, प्रिय इंदिरा जी। ये भाषा तो होती थी राजनीतिक भाषा, क्या ये अच्छी भाषा होती थी जो आज हो रही है। आपको दूसरा सौभाग्य ये मिल गया कि 2 ताकतें मिल गई। केजरीवाल जी इस देश के लिए एक बहुत ताकतवर, बहुत समझदार, बहुत समर्पित व्यक्ति है, उनका साथ आपको मिल गया उनके, और आज जो उनके साथ हो रहा है, देश भर में आग लगी हुई है कि क्या हो रहा है। विदेशों से यूनाइटेड नेशंस ने पहली बार कहा है कि आपके यहाँ प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है।
जर्मनी ने कहा आपको खुल्लम खुल्ला कहा, 2 बार कहा। अमेरिका ने कहा कि आप प्रजातंत्र को बचाइए, आपका प्रजातंत्र समाप्त होता जा रहा है। केजरीवाल को आज इलेक्शन के दिनों में बंद कर देना, जेल में डालना कितना बड़ा अन्याय है। रोक दिया गया, प्रचार न कर पाए। दूसरी ताकत राहुल गांधी जी के आपके साथ। आप जानते हैं पहली पद यात्रा में देश में उनको कितना सम्मान मिला था, कितना सहयोग मिला था। ये 2 ताकतें यहाँ मिल गई हैं। मुझे इसमें तो कभी शक रहा नहीं। जब महेंद्र प्रताप जी को टिकट मिल गया, मैंने तो 15 दिन पहले अखबार में जब छप गया था तब मैंने मुबारकबाद दे दी थी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि हाँ ये सही बात है कि टिकट उनको मिलेगा। मुझे इस तरह का आभास था। तो मैं बहुत समय आपके बीच में नहीं लेना चाहता। मैं यही आपसे निवेदन करता हूँ, जो आज जोश है ये बना रहना चाहिए। मैं शर्मा जी से और राठौर जी से ये निवेदन और करना चाहूँगा, ये बातें जुबानी नहीं रहनी चाहिए। हमें विपक्ष से कुछ सीखना भी चाहिए। हमेशा जब लड़ाई होती है तो दुश्मन के ये सोचना चाहिए कि वो कहाँ दाव चल रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को ये सब फीडबैक देना चाहिए। लिखित में आप लिटरेचर कुछ बंटवाएं जिससे उनकी जानकारी हो, वो अंधभक्तों को जवाब दे सकें, जो भी उनकी बात आए उसका जवाब दे सके। इसलिए एक अच्छा कार्यक्रम तैयार करें और वर्कर्स को दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बाबूजी महेंद्र प्रताप जी, क्योंकि समय का बहुत अभाव था, ये हमारी सिर्फ कार्यकर्ता मीटिंग थी और प्रेस वार्ता थी। बहुत बहुत क्षमा चाहूंगा बाबूजी, क्योंकि समय का सारे विकास जितने भी रहे हैं सबने अपने क्रांति दो व्यक्तियों ने सारा टाइम ले लिया। बहुत दिन से आप इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपका समय ज़्यादा नहीं आदरणीय हमारे सन्यासी बाबा रामदेव आदरणीय आपके इस कार्यक्रम के संयोजक भी कहिए, आप पार्टी के जिला अध्यक्ष कहिए, हरेंद्र भाटी जी। मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ, बॉसों के नाम नहीं जानता हूँ। आदर के हमारे क्रांतिकारी, बड़े जुझारू और नजदीक इस जिले के एकमात्र विधायक, जिन्होंने सारी बातें विशेष तौर से बीजेपी के वर्तमान उम्मीदवार के साथ साथ सरकार की सारी कारगुजारियों को आपके सामने रखा है। भाई शर्मा जी, दिनेश मेहता जी, रोहतास चौधरी जी, हमारे भाई साथी बड़े संघर्षशील हैं, संतोष यादव जी, अमन गोयल जी, ये हमारे पुराने निर्माता भी थे। जब मेरा हल्का एक बिरला भारत हुआ करता था, सबके तो छोटे हैं लेकिन अणु शक्ति में बड़ी शक्ति होती है। तो एक सराय का एरिया रहा है। आवाज नहीं हो रही। भाई प्रमजीत कौर जी, सोनिया कपूरिया जी, चंद्रपाल जी, रिंकू सलानी जी, भारत जी, गोदारा जी, मोनीपाल मिश्रा जी, आरजे श्रीपुर जी, भूपेंद्र नागर जी, भाई शर्मा जी, जया शर्मा जी, नरेंद्र सोया जी, देवराज। थोड़ा सा माइक पकड़ लीजिए, आवाज नहीं आ रही है। सन्यासी हैं प्रदीप चावला जी,
राहुल राणा जी, सुरेश सुधीर जी, महेश क्रांतिकारी जी, एडवोकेट राजीव अशोक जी, हरवंत सिंह जी, और इस कागज में और लिखिए जाते तो और भी पढ़े जाते। अगर कोई रह गए हैं जो भाई, वो सभी सम्मानित हैं। प्रजातंत्र के स्तंभ तो 3 हैं, लेकिन उन्हें चौथा स्तंभ अपनी निर्भीकता और एक सही दिशा में राष्ट्रीय दायित्व के आधार पर एक चौथा स्तंभ के रूप में अपने आपे को कायम किया है। हमारे पत्रकार और छायाकार आप सैकड़ों की तादाद में इंडिया गठबंधन के सभी साथी, मित्र और महानुभाव साथियों, मैं आज पहली बार, जिसे अदरवाइज हमारे पत्रकार बंधु नाले कई चीज उसमें घटक बढ़त कर देना, कि कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आज की जो मीटिंग गठबंधन के रूप में आप पार्टी ने वर्कर्स मीटिंग का आयोजन किया है, मैं इसको बधाई देता हूँ। ईर्ष्या तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि आप पार्टी जितनी तेजी से बढ़ी है उसका कारण भी यही है कि आप समर्पित हैं अपने जनता के प्रति भी। हमारे एमएलए साहब ने, शारदा जी ने और श्री ब्रह्मचंद जी ने बहुत कुछ कहते हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मैं तो आपसे 5-10 मिनट लंबी बात ही करूँगा। देखिए, चुनावों का 5 साल में, लोकतंत्र में, भारतवर्ष में 5 साल में चुनाव हुए और इस चुनाव में कितने ही परिवर्तन हुए हैं, सरकारें बदली हैं, आई हैं, गई हैं, लेकिन हर चुनाव का एक अपना महत्व है। आज 2024 का चुनाव हो रहा है, ऐसा चुनाव अगर तुम सही मायनों में चिंतन करेंगे, इन विषयों का इश्यूज का जिक्र हमारे माननीय साथियों ने किया है, तो मैं समझता हूँ कि आज बहुत बड़ा महत्व हो जाता है 2024 का चुनाव। देश की आज़ादी के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपना लोग बहाया और जिस देश में सूर्य नहीं छिपता था, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, मौलाना जी, सुभाष जी और अनेक क्रांतिकारियों के लहू से और पसीने से इस आज़ादी के उसको सींचा और तभी हमें आज़ादी के बाद लोकतंत्र प्राप्त हुआ। लोकतंत्र के बाद हमें बाबा भीमराव अंबेडकर जी जैसे व्यक्ति ने दुनिया के संविधानों का अध्ययन करते हुए भारतवर्ष की परिस्थितियों के अनुकूल जो आवश्यक था एक संविधान भी दिया, जिससे कि आज देश का शासन चल रहा है। आज उस पर ही सवाल पैदा हो गए हैं। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान भी खतरे में है। ईडी और सीबीआई कानून और न्याय की दृष्टि से अपराध गुनाह इसको खत्म करने के लिए किया जाता है, न्याय व्यवस्था को ठीक करने के लिए किया जाता है। लेकिन आज दोनों एजेंसी लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा पैदा हो गई। ये दोनों एजेंसी खतरनाक नहीं है, इनको इस्तेमाल करने वाली सरकार कैसी है वो सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति है। ऐसी हालत में ये चुनाव हो रहा है
ये एक चिंतनीय विषय है। मैं तो दूसरे विषयों को जिनका जिक्र किया उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ कि अगर राष्ट्र के ऊपर, राष्ट्र की अस्मिता के ऊपर, राष्ट्र के लोकतंत्र के ऊपर जिसके लिए गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए सर्वस्व भी लुटा दिया हमारी महिलाओं ने, हमारे नागरिकों ने, महापुरुषों ने, उस आज़ादी के लिए खतरा पैदा हो रहा हो तो हर चीज में संतों गौण हो जाती है। तो भाई इसलिए आज का चुनाव अति महत्वपूर्ण है। हर भारतीय नागरिक को ये सोचना होगा कि अब हमारा दायित्व कर्तव्य क्या है। देखिए, मुझे शायद आप सारे भाई साथी जानते होंगे, मेरा बड़ा लंबा राजनीतिक मुझे अपने विषय में कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरा चुनाव लड़ने का कोई इरादा भी नहीं, ये भी शायद आप जानते हैं। लेकिन ये चुनाव पहली बार जन भावनाओं के, जनता की मांग, जनता की अपेक्षाओं के आधार पर पार्टी हाईकमान ने ये सीट कांग्रेस के हक में ही रही है। गठबंधन के इतिहास से पार्टी हाईकमान ने फैसला लिया कि जिस व्यक्ति ने अप्लाई भी नहीं किया टिकट के लिए, जन भावनाओं के अनुरूप महेंद्र प्रताप को फिर 5 वर्ष के लिए आपके बीच में खड़ा कर मेरे लिए नहीं, मैंने भी उसको स्वीकार यूं किया कि आज देश की हालत, यहाँ की स्थिति जो है, अगर पार्टी को फिर मेरी जरूरत है तो भाई मुझे भी इस महान यज्ञ में अपना योगदान देना चाहिए। आज देश कहाँ खड़ा है, 2 ही चीजें होती है। मापदंड, पहला व्यक्ति विशेष जो पार्टी का उम्मीदवार है, किसी का भी जो भी आपके बीच में आपके वोट मांगने आया है, आपसे अपनी शक्ति लेना चाहता है, उस व्यक्ति का चरित्र क्या है, चाल चरित्र सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसकी क्षमता क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसने क्या दिया है जनता को, सबसे बड़ी मैं कसौटी ये मानता हूँ। दूसरी कसौटी विशेष तौर से डेवलपमेंट, क्या जनता को, समाज को, क्षेत्र को, प्रदेश को उन्होंने क्या कुछ दिया बढ़ाया है। आप रिपोर्ट कार्ड मांगने का अधिकार है, मैं उन चीजों को दोहरा नहीं रहा क्योंकि पंडित जी बहुत कुछ कह चुके, उनके लिए जिक्र कर चुके। आज फरीदाबाद की स्थिति कहाँ खड़ी है, स्मार्ट सिटी के नाम से जो कुछ भी हुआ है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। 10 वर्ष पुराने इतिहास की तरफ देखिए और आज 10 वर्ष के इतिहास को देखिए, इन दोनों चीजों की तुलना करिए कि हम कहाँ खड़े हैं। 10 वर्ष पहले हरियाणा पहले नंबर का प्रदेश था, चाहे वो पर कैपिटा इनकम है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। प्रदेश हरियाणा का पहले नंबर का प्रदेश था। जिस वक्त हमने सरकार छोड़ी, सरकार के पास 70,000 करोड़ का लॉस था। जब से हरियाणा बढ़ा तब से पहली सरकार से टेक ओवर किया, उस समय भी ज्यादा नहीं था, 30-31,000 जहाँ तक मेरे फिक्र याद है, और 70,000 रुपये करोड़ का खर्च था। बल्कि कितने काम हुए हरियाणा में मिसाल कहा जाता है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, पहले नंबर का प्रदेश था। फरीदाबाद की तरफ अगर मैं ध्यान दिला दूं तो जितनी डेवलपमेंट फरीदाबाद की हुई, मेट्रो कांग्रेस की देन। मेट्रो के लिए दिल्ली निगम ने मना कर दिया, इसमें शेयर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वाइबल नहीं है, खर्च होगा। फैसला लिया भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार ने, मैं भी दोनों इसमें था कि भाई चाहे हमें खजाने से देना पड़े 100 एकड़ से, फरीदाबाद में मेट्रो आएगी। फरीदाबाद में
सरकारी उस पर जो है मेट्रो स्थापित करें। इंजीनियरिंग कॉलेज की बाढ़ यहाँ लगी, अनेक कॉलेज तकनीकी कॉलेज यहाँ बढ़ाई, यूनिवर्सिटियाँ बनी, मेडिकल कॉलेज बने, अंदर इनर डेवलपमेंट के साथ साथ तुम्हारी सारी डेवलपमेंट जितनी भी सेक्टर की है ये कांग्रेस की देन है। आईएमटी इंडस्ट्रियल हब के तौर पर फरीदाबाद एक विकसित हुआ, आईएमटी हब बनी। भाई इतने विकास कार्य किए और फिर 70,000 करोड़ रुपए का इतना चला बाकी हमारे ऊपर। और आज 10 वर्ष में क्या हालत है, डेवलपमेंट हो तो कुछ लोग कहीं की, चारों तरफ मेरे ख्याल में कॉलोनी है, बाहर है, सीवर पानी और गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। ये इनकी कारगुजारी है। और कर्ज कितना है आज हमारे पास पर 317 लाख करोड़ के करीब 3,17,000 इतना हमारे ऊपर कर्ज है। हर व्यक्ति तकरीबन कितना गणित मेरे कमजोर है, 1.5 लाख, 1.5 से भी ज्यादा होगा, 1.5 लाख रुपए का कर्जदार है हर बच्चा। इसका विषय का चिंतन करिए। मैं तो रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, फिर ये किस मुंह से आपके पास आते हैं। करप्शन का पंडित जी जिक्र कर रहे थे। करप्शन एक सिस्टम में एक बहुत बड़ी खामी है। इसका ताल्लुक बहुत चीज़ों से है। और करप्शन तो कमीशन के तो थोड़े थोड़े पहले सुने, लेकिन ऐसा करप्शन मैंने तो जिंदगी में पहली बार सुना है जिसकी आवाज़ भी हमारे शर्मा जी ने हाउस में उठाई। जो 200-250 करोड़ का ही नहीं है, और तो दबके रह गए। हजारों करोड़ का करप्शन है इस कॉर्पोरेशन की। फाइल तैयार हो गई, ठेके दे दिए, पेमेंट हो गई और फील्ड में काम नहीं। शिकायतें पार्षदों में तो उन पार्षदों को बधाई देता हूँ, इस इश्यू को उठाया और सारी फाइल की फाइल जड़ गई, सबूत ही नष्ट हो गए। तो भाई ऐसा करप्शन नहीं देखता। जिक्र पहले उम्मीदवार के विषय में शर्मा जी बहुत कुछ कहते, उसको मुझे दोहराने की आदत नहीं है। तो आज इन सारी विषयों पर हमें चिंतन करके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर निर्णय लेना है। केजरीवाल जी का जिक्र आया, इसमें कोई दो राय नहीं। केजरीवाल जी को एक ऐसे समय पर जो है एक विशेष पर्पस, जिसे पर्पसली कहते हैं, उस समय पर अंदर जानबूझ कर डाला गया। उस व्यक्ति की रिपोर्ट पर डाला गया जिस व्यक्ति का ये वो है 100 करोड़ रुपए कमीशन लिया है आप पार्टी, वही ये लिया है, इसी पे डाला ना। और उसके बयान पर खाली जो है, जिससे आज तक कोई रिकवरी नहीं, कहीं पैसे का आदान प्रदान की कहीं एंट्री नहीं, उस व्यक्ति के बयान पर रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। और उस व्यक्ति ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर 55-60 करोड़ रुपए, 59 करोड़ पे कितनी फिगर है पता नहीं, उनको दिया है। उसकी जांच नहीं, कितना देर रखती है। तो भाई ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा, अंग्रेजी जमाने में अंग्रेजों को कहा करते थे, लेकिन भाई ये अंग्रेजों से भी आगे चले। इसके लिए कोई नियम कानून लोकतंत्र और कोई चीज नहीं है। तो भाई हर चीज आज खतरे में है, लोकतंत्र को, हमारा भविष्य के खतरे में है। इस पर आपको चिंतन करना होगा। अंत में मैं तो एक ही बात कहते हुए कि हम राष्ट्रीय कर्तव्य को देखें, पार्टीबाजी से भी ऊपर उठकर देखें। उसमें कहा जाता है कि व्यक्ति का अगर पारिवारिक हित है और क्षेत्र का हित है तो क्षेत्र के हित को अधिमान दीजिए। मैं वेद की बात कह रहा हूँ और अपने हित को छोड़ दीजिए। आज राष्ट्रीय हित, राष्ट्र धर्म, लोकतंत्र और संविधान को बचाने का है। उस धर्म को पहचानते हुए पार्टीबाजियों से भी ऊपर उठकर अपने राष्ट्रीय धर्म को देखिए और अलोकतंत्रीय शक्तियों के
नाश करने के लिए एक हो जाए। तो मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन में मैं आप लोग की प्रशंसा विशेष रूप से करता हूँ कि आप लोग संगठित हैं और एक थोड़े से समय में ही आप वर्कर्स के रूप में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो आप इस क्रांति को आगे बढ़ाएंगे और घर घर में जाकर चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद, चौधरी साहब संघर्ष करो, हमारे साथ है। वोट का अधिकार को सही इस्तेमाल किए। इसी वोट से ये शासन बदला जा सकता है। इसलिए एक एक वोट को अपनी को बोल करिए और इन विनाशकारी ताकतों को जिन्होंने आज सांप्रदायिक सद्भाव को भी खत्म कर दिया है, जो बहुत खतरनाक है। कल खाना जंगी भी पैदा हो सकती है। सभी ऐसा वातावरण कभी पैदा नहीं हुआ। अभी शर्मा जी मुझे यहाँ का जिक्र कर रहे थे, अपने जी प्रधानमंत्री का ये बयान हताशा की निशानी। इनको कुछ अपने आयोजन हुए इनमें निराशा की झलक मिलती है और इन्होंने इस्तेमाल कर दिया कि भी कांग्रेस आ गई तो तुम्हारी जायदाद है मुसलमानों को दे दी जाएगी, मंगलसूत्र भी बिक जाएंगे। मैं समझता हूँ अच्छी छोटी बात है, मुझे कहना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा से भी मैं उनके विषय में ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन ये नहीं है, घबराहट की निशानी है। आप लोगों के गठबंधन की ताकत के सामने ये जो है निराश हो रहे हैं। तो अपनी ताकत को एकत्र रखिए और अपने भविष्य के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, समाज और देश के भविष्य के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए आप एक एक वोट हाथ के निशान के बटन पर आप दबाकर एक परिवर्तन करिए। इसी में हम सबका हित है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभी